हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जीन जैक्स रूसो और जीन जैक्स रूसो की सामान्य इच्छा को हमने पढ़ लिया था। जो सिद्धांत उन्होंने समझाया सामान्य इच्छा, उस सिद्धांत को हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से व्यक्ति की सामान्य इच्छा को समझाया। उन्होंने दो सिद्धांतों के माध्यम से समझाया कि दो प्रकार की इच्छाएं होती है, फिर उसकी विशेषता उन्होंने बताई, उसकी शर्तें उन्होंने समझाई और फिर उसका स्वरूप कैसा होता है ये पूर्ण रूप से सिद्धांत तय उन्होंने बताया। लेकिन विशेषताओं के बाद इन समस्या सामान्य इच्छा की आलोचना बहुत सारे आलोचक ने की है, जो काफी हद तक सही भी नजर आती है। तो आलोचना को हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस रूप में सामान्य इच्छा की आलोचनाएं हुई। तो आलोचकों का मानना है, पहली आलोचना है कोरा आदर्श, कि जब हम किसी की बात करते हैं, किसी भी विचार की या विचारधारा की, तो उसमें एक आदर्श का होना आवश्यक होता है। लेकिन वो आदर्श इतना ऊंचा आदर्श पहुंच जाए कि वो सामान्य बातों से या व्यवहारिक ज्ञान से यदि अलग होने लगता है तो वो कोरा आदर्शवाद ही नजर आता है। तो आलोचकों का मानना है कि सामान्य इच्छा के अंदर जो सामान्य इच्छा की बात रूसो ने कही है उसमें आदर्श के अलावा और कुछ भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से ये काफी दूर है। सामान्य इच्छा कोरी आदर्शवादिता, काल्पनिकता और दार्शनिकता कही जा सकती है, ऐसा आलोचक मानते हैं, क्योंकि इसमें व्यवहारिकता का नितांत अभाव है। ये व्यवहारिकता से काफी दूर है। इसलिए राइट ने अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि इसके सभी तर्क हवाई तर्क हैं, जो शून्य में तर्क की उड़ान ले रहे हैं, जहां तथ्य तक नहीं पहुंचा सकते, जहां परिणामों की परवाह नहीं की जा सकती। कि ऐसे तथ्य और ऐसे रिजल्ट जो हमें मिलेंगे ही नहीं, तो उनको पढ़ने का अर्थ कोरे आदर्शवाद को पढ़ना है या कोरी काल्पनिकता या दार्शनिकता की पहुंच तक पहुंचना है। उसमें व्यवहारिकता से यह सिद्धांत पूर्णतः दूर है, उसका अभाव है, ऐसा आलोचकों का मानना है। दूसरी आलोचना की ओर बढ़ते हैं। सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं है, कि जिस सामान्य हित की बात कही रूसो ने, उसे व्याख्या कैसे कर सकते हैं। मेरा सामान्य हित कोई और हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का सामान्य हित कोई और हो सकता है, तीसरे का अलग होगा। तो इतने ज्यादा लोग हैं हमारे सभी जगह विश्व में मौजूद हैं कि जितने दिमाग हैं उनके सामान्य हित अलग अलग है। कोई व्यक्ति दार्शनिक है तो उसका सामान्य हित अलग होगा, कोई व्यक्ति बहुत अधिक सामाजिक है तो उसका सामान्य हित अलग होगा, और कोई व्यक्ति बहुत ही साइंटिस्ट है, उसे दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने साइंस के अनुसंधानों में ही बिजी रहेगा, उसका कोई सामान्य हित से लेना देना ही नहीं है। ये एक उदाहरण के रूप में है कि यदि हम बात करते हैं सामान्य हित की, तो सामान्य विचार भी तो एक से होने चाहिए। जहां विचारों में ही सामान्यता नहीं है तो वहां सामान्य हित कहाँ से आएगा। तो ये इसकी व्याख्या करना बहुत ही असंभव नहीं है, असंभव सा ये नजर आता है कि सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, लेकिन सामान्य हित को परिभाषित करने का प्रयास लहरों को मुट्ठी में भरने के प्रयास के समान होगा। सामान्य हित की व्याख्या संभव न हो पाने के कारण ही सामान्य इच्छा के संबंध में मार्ले ने कहा है कि रूसो ने कोई बहस में अपना समय नष्ट किया है। कि जिस सामान्य हित की स्थापना इसने की रूसो ने, वो कोई बहस या आदर्श की एक स्थिति है। और एक उदाहरण के रूप में कि जिस तरह से हम समुद्र की लहरों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, उसी प्रकार
हम मनुष्यों के सामान्य विचार या सामान्य हित को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कि लहरों को पकड़ सकना कितना मुश्किल है, सोचने पे ही हमको समझ में आता है कि हम उसको मुट्ठी में नहीं बांध सकते। अगली आलोचना है यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। माना कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा उसकी स्वयं की व्यक्तिगत इच्छा है, जो क्षणिक है, जो निजी स्वार्थों के बारे में व्यक्ति सोचता है और अपनी उस सोच के अनुसार ही अपने समस्त कार्यों को करता है। दूसरी इच्छा जो समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, वो इच्छा बहुत ही परिष्कृत इच्छा है, जिसमें वो सबके बारे में सोचता है। और इस आदर्श इच्छा में उसकी ये यथार्थ इच्छा ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। ये रूसो का मानना था। लेकिन ये इच्छा क्या वर्गीकृत की जा सकती है कि मनुष्य का ये विचार व्यक्तिगत है और ये विचार सामाजिक है? वो कोई से भी विचार कभी भी किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है, किसी भी समस्या पर उसका समाधान दे सकता है, पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसकी इस इच्छाओं को, जो यथार्थ इच्छा के रूप में या आदर्श इच्छा के रूप में मौजूद है, उसे कैसे हम अलग अलग करें, पृथक करें, ये संभव ही नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि ये इच्छाएं किस समय किस चीज से प्रेरित होकर मनुष्य करता है। यदि कोई वो डिसीजन लेता है, कभी कोई प्रकार बताता है किसी भी प्रकार का, तो कोई विचार बताता है, तो वो उस समय यथार्थ इच्छा से प्रेरित है या आदर्श इच्छा से, ये कहना बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो ऐसा समय व्यतीत करने का अर्थ बेकार में समय गंवाना है। आलोचकों ने रूसो द्वारा यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा को काल्पनिक कहा है। ये काल्पनिक नजर आती है, जैसा हॉब हाउस ने कहा है कि यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा का भेद व्यवहार में नहीं होता। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे पृथक कर सकना संभव नहीं होता। वास्तव में समाज मनुष्यों का वह संग्रह अथवा योग है, जिसमें प्रत्येक का व्यक्तित्व, उसकी राय पृथक पृथक हितों व स्वतंत्र अस्तित्व में होती है। अतः सामान्य इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। कि इसमें भेद करना इतना मुश्किल कार्य है कि हम ये समझ ही नहीं सकते कि कौन सी राय, कौन सी विचारधारा आदर्श इच्छा है और कौन सा विचार और कौन सी विचारधारा यथार्थ इच्छा है। इतना काल्पनिक ये सिद्धांत उसने दिया है। अगली आलोचना है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। कि जैसा रूसो कहता है कि व्यक्ति जब सामान्य इच्छा की बात करता है, सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेता है, लेकिन यदि उसका निर्णय सामान्य इच्छा से अलग है, तो फिर जो समाज है या जो फिर राज्य है या कोई भी ऐसी वैधानिक शक्ति जो है, वो उस व्यक्ति को क्या करेगी, उस पर दबाव डालेगी, उस पर प्रभाव डालेगी और सामान्य इच्छा की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगी। तो ये कहकर, ऐसा सामान्य इच्छा के लिए कहकर, तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का तो हनन हो गया। तो फिर व्यक्ति के स्वतंत्र विचार रहे कहाँ, जब वो विरोध करने वाले को दंडकारी शक्तियों से अपनी तरफ मिलाने की बात कहता है, तो फिर व्यक्ति के अपने निजी जो बात है, निजी जो विचार है, उन विचारों की स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो लॉक ने जो ये लॉक ने नहीं, रूसो ने जो ये विचार बताए, तो वो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो घर में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची
और आप सब भाई बहन घर में रहते हैं, तो क्या सभी की सभी बातों पर राय एक सी होती है? नहीं होती है। एक चीज को देखने का प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। वो उसको किस रूप में देख रहा है और किस रूप में उसके प्रति विचार व्यक्त कर रहा है, ये उसका निजी मामला है, उसकी निजी स्वतंत्रता है। यदि कोई दबाव डालकर उसे उस रूप में बदलवाना चाहता है जैसा वो स्वयं चाहता है, तो वहां उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। जैसा कि रूसो कहता है कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करता है, तो संपूर्ण समुदाय द्वारा सामान्य इच्छा को की पालन करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ होगा कि मनुष्य को स्वतंत्र न होने के लिए बाध्य करना। अतः सामान्य इच्छा द्वारा स्वतंत्रता का हनन करने के बाद सत्ता बल का प्रयोग करना उचित होगा। तो ये बहुत ही बड़ा गलत उसका प्रभाव था, ये गलत उसका अधिकार उसने दिया है। अगली आलोचना है निरंकुश राज्य का समर्थन। निरंकुश राज्य के समर्थन का अर्थ होता है कि इस तरीके से कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा को नहीं मानेगा, उस व्यक्ति को समुदाय के अन्य समुदाय की जो लोग हैं वो उसे क्या करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे और सामान्य इच्छा को मानने के लिए बाध्य करेंगे। तो इस तरीके से तो वो निरंकुश राज्य का समर्थन करता है कि जब हम एक तरफ तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कहते हैं सामान्य इच्छा से, और दूसरी तरफ यदि निरंकुश राज्य का समर्थन करते हैं, तो स्वयं रूसो के विचारों में विरोधाभास है, जिसकी वजह से वो आलोचना का पात्र बना था। एक और रूसो सामाजिक समझौते द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, और दूसरी ओर वह सामान्य इच्छा पर ही नहीं, बहुमत की इच्छा पर उसका बलिदान भी कर देता है। अर्थात आलोचकों का मानना है कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के कुछ ऐसे तत्व, अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन की ओर ले जाते हैं। अर्थात रूसो ने अपने सिद्धांत में स्पष्टीकरण की विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया, जिससे वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का शत्रु बन जाता है। कि इतना ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करने का अर्थ होता है कि व्यक्ति की व्यवहारिकता से दूर जाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूर जाना, व्यक्ति के विचारों से दूर करना या निरंकुश शासन की स्थापना करना कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं लगता। उसने इस तरीके से एक निरंकुश राज्य का समर्थन किया है, जो पूरी तरह से गलत साबित होता है। अंतिम आलोचना की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में जो प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है, प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें कुछ हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि करता है। जैसा भारत की देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख लोगों का प्रतिनिधि एक व्यक्ति होता है। तो इतने बड़े प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में क्या होगा कि वर्तमान में तो प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था है, लेकिन सामान्य इच्छा की व्यवस्था में रूसो चाहता था कि एक एक व्यक्ति स्वयं राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से योगदान दे और उस योगदान के बाद ही समस्त कार्यों को पूर्ण किया जाए जो राज्य में होती हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत कहाँ ले जा रहा है? क्या एक एक व्यक्तियों से बात करना और सामान्य इच्छा उसमें से निकालना इतना आसान है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़े लोगों की विचारधारा है, जहां हमारे राज्यसभा और लोकसभा में
वाद विवाद करने में ही काफी समय जाया हो जाता है। तो ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति से बात करना और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना समय का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में ये जो बात है सामान्य इच्छा की, ये बिल्कुल गलत साबित होती है। छोटे छोटे से राज्यों में ये संभव हो सकती है कि रूसों का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा सक्रिय रूप से प्रत्यक्षतः भाग लिया जाए, अर्थात इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव हो सकता था, क्योंकि वो छोटे छोटे राज्य थे। वहां पर कहीं भी किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता की बात नहीं थी और कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में वहां पर अपनी निजी स्वतंत्रता का बलिदान करके सामान्य इच्छा को मान सकता था। लेकिन वर्तमान समय में यह संभव नहीं है। यदि होता तो यह अंतिम रूप से लोकतंत्र का तिरस्कार बन जाता। कि लोकतंत्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा आवश्यक है। तो वो गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहने में व्यक्ति का सामाजिक दायित्व बनता है, राजनीतिक दायित्व बनता है कि वो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रिया दे, वो उसमें सहभागिता दे। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति की इतनी समझ होती है? क्या प्रत्येक व्यक्ति इस टॉपिक पे बात करने में समझ रखता है कि इस टॉपिक पे बात की जाए, और बात की जाए तो कौन से इफ एंड बट उसमें दिए जाए? तो ये बिल्कुल ही गलत विचार है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में इसे अपनाया जा सकता है। तो ये इसकी आलोचना का जो अंतिम पॉइंट है वो वर्तमान राज्यों में संभव नहीं है। इस तरीके से हमने रूसों की सामान्य इच्छाएं की आलोचना पढ़ ली और यही इसका एक मुख्य सिद्धांत इन्होंने दिया था। और मुख्य सिद्धांतों में यदि हम रूसों के सिद्धांतों को और भी आगे बढ़ाना चाहें तो इनके विचार बहुत ही अलग अलग जरूर रहे हैं। इन्होंने कई सारे उस पे विचार दिए हैं, कई सारे टॉपिक्स पे, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत ही इसका प्रमुख विषय रहा है। और जहाँ हॉब्स ने बहुत ही झगड़ालू लड़ाकू बताया, उसका परिष्कृत रूप, उसका अपोजिट लॉक ने बताया कि नहीं, मनुष्य लड़ाकू झगड़ालू नहीं, सहयोगी और संघर्षशील है। वहीं तीसरे रूप में रूसों ने ये समझाने का प्रयास किया कि ना पूरा लड़ाकू झगड़ालू है और ना ही पूरा सहयोगी और पवित्र है। इसमें दोनों ही चीजों का समावेश है, जो इसके विचारों को उच्चता तो प्रदान करता है, होता है मानव में ये सभी गुण मौजूद होते हैं, तो उच्चता तो वो लेकर आता है। लेकिन जो सिद्धांत के रूप में इस विचारधारा को दिया गया उसमें कहीं ना कहीं आलोचना का वो पात्र बना है।